हमारी पाकिस्तानी फौज में वो जज्बा है कि हमें शहादत मिले और इसी जज्बे से दुश्मन डरता है। वो अपनी जानों को नजराना देने के लिए सबसे तगड़े होते हैं। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर बच्चा 5 साल से पहले की उम्र तक हकला रहा है तो दिस इज फाइन, इसको हम नॉर्मल डिस्फ्लुएंसीज बोलते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। आज जुमेरात का रोज़ है और आज यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है और आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद करना है, उनको खिराज अक़ीदत पेश करना है और इसी मुनासबत से हम देख रहे हैं कि शोहदा की जितनी भी यादगारें हैं उन पर पाकिस्तान के शहरी जा रहे हैं, फूल वहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं, फातह ख्वानी की जा रही है और मुल्क भर में ही आज कुरान ख़ानी भी होगी, तक़रीब का अहतमाम भी किया जाएगा। और कोट ऑफ द डे अगर मैं शामिल करूँ तो उसमें भी आज मैंने इसी मुनासबत से कोट ऑफ द डे शामिल किया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं तुम उन्हें मुर्दा मत ख्याल करो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उन्हें रिज्क भी दिया जाता है। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहदाए कराम जन्नत के दरवाजे पर नहर हारिक पर सब्ज़ क़बा में हैं और उनका रिज्क उन्हें सुबह शाम पहुँचता है। इस्लाम में ये शहीद की अज़मत है कि आज यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर हम भी अपने शोहदा को खिराज तहसीन पेश करेंगे और उनकी यादगारों पर जाएंगे, वहाँ पर फातह ख्वानी होगी, उनके अहले खाना से दिलजोई करेंगे, उनके गम को बांटेंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके सर फ़ख्र से बुलंद है, क्योंकि उनका प्यारा अल्लाह का मकरब है। अल्लाह ताला उसको अपने हाथ से रिज़्क़ देता है और बड़े इनामात हैं, बड़े एज़ाज़ात हैं शहीद के लिए कि अल्लाह ताला ने कहा है कि 70 के करीब ये अपने अक़रबा जो हैं उनको जन्नत में ले जा सकते हैं, उनकी बख्शिश का ज़रिया बन सकते हैं। और माँ बाप के लिए तो ज़ाहिर सी बात है कि बख्शिश का ज़रिया है ही। तो इन्हें बार बार ये कहा गया है कि मुर्दा मत कहो, ये मुर्दा नहीं है, ये ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला के करीब भी हैं और अल्लाह ताला इनको अपने हाथ से रिज़्क़ भी अता कर रहा है। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। हमारे शहीद हमारी शान यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान। पाक फ़ौज के शोहदा को बोल न्यूज़ का सलाम। मुल्क भर में सरकारी और निजी सतह पर तक़ारीब का एहतमाम। पूरी कौम मुल्क की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश कर रही है। अर्ज़े पाक पर जब भी आंच आई, कौम के सपूतों ने उसकी हिफाजत के लिए जान लुटाई। मोहम्मद यासीन भी ऐसे एक जवान थे। 2011 में मोहम्मद एजेंसी में शहीद सिपाही की कहानी भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर फनकारों का शोहदा के लवाहिकीन से इजहारे यकजहती। कौम के शोहदा को पाकिस्तान का फ़ख्र करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के मायानाज सपूत निशान हैदर शहीद हवलदार लालिक जान की यादगार पर भी बड़ी तादाद में लोगों की हाजिरी। पाक फौज के जवानों की कैप्टन सुलेमान शहीद की कब्र पर सलामी। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, पाकिस्तानी कोहपहमा नायला कियानी ने साबित कर दिखाया। समीना बेग के बाद माउंट एवरेस्ट सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून बन गई। नायला कियानी को सितारा इम्तियाज़ देने का ऐलान भी किया गया है, तो कुछ इनसे भी हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे। बड़ी फ़ख्र की बात है कि ख़ातून होते हुए इन्होंने ये मकाम हासिल किया है और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का भी और अपने वालिदैन का भी सर फ़ख्र से बुलंद कर रही हैं। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और दिन को मनाने का मकसद ये है नाजरीन कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को भी कभी फरामोश नहीं कर सकते। अजीम कौमें अपने शोहदा को याद रखती हैं। आज शोहदा की यादगारों पर भी हाज़िरी दी जाएगी, वहाँ पर फातह ख्वानी होगी, फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मुल्क भर में हर सतह पर ही तक़रीब का एहतमाम किया गया है। शोहदा की कुर्बानियों को याद किया जाएगा और जो वाक़यात पेश आए जब उन्होंने जामे शहादत नोश किया, जब उन्होंने वो जामे शहादत नोश किया तो वो जो हालात व वाक़यात थे बिल्कुल उन पर नज़र डाली जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क पर आंच नहीं आने दी और अपनी जान लुटाई और अपने मुल्क का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया। और अगर शहीद की कुर्बानी ना होती
तो हक की आवाज़ बुलंद ना होती, वतन जो है वो उसका सर फ़ख्र से बुलंद ना होता, परचम बुलंद ना होता, तो जो शहीद हैं उन पर नाकाबिल तनसीख हक है हमारा, और उनके साथ वफा करनी और उनको अपने हर लम्हे में याद हमें रखना चाहिए। और अल्लाह ताला के करीब उनका जो मकाम है उसमें तो वाज़े तौर पे कहा गया कि उन्हें मुर्दा नहीं कहा जाएगा और उनके तमाम गुनाह शहादत के फ़ौरी बाद माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रुतबा है, और मैं ये समझती हूँ कि हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज में वो जज्बा है कि हमें शहादत मिले, और इसी जज्बे से दुश्मन डरता है, आज भी डरता है। अर्ज़े पाक पर जब भी आंच आई है, पाकिस्तान सरजमीन के बेटों ने बिला खौफ व ख़तर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ज़िला मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद के सिपाही मोहम्मद यासीन मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों का जवां मर्दी और दल मुकाबला करते हुए दफ़ाए वतन की खातिर 14 अप्रैल 2011 को शहीद हुए। शोहदा ने वतन की खातिर नाज़रीन अपनी जानें लुटाई हैं, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि इज़्ज़त और वक़ार के मुस्तहिक़ हैं। हमें इन्हें याद रखना है, इनकी बार बार बात करनी है, ताकि सबको पता चले कि किस तरह इन हमारे कौमी हीरोज़ ने अपनी जानें लुटाकर इस वतन की हिफाजत की है। और इनके अहले खाना बिल्कुल मुस्तहिक़ हैं कि उनकी दादरसी की जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनसे मोहब्बत की जाए, क्योंकि जान लुटाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इज़्ज़त और वक़ार के इसी वजह से ये मुस्तहिक़ हैं, और इन पर इनका ये हक़ है हम पर कि हम इस तरीके से इनको याद रखें। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान के मायनात सुपूत निशान हैदर शहीद हवलदार लालिक जान के साहबजादे तारिक जान ने गज़र में अपने वालिद के मज़ार पर हाज़िरी दी है, और इस अज़्म का इजहार किया कि वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। आज जोश व जज्बे के साथ यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। नाज़रीन, वतन पर जब भी कड़ा वक्त आए, धरती के बहादुर सपूत दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे शिकस्त से दो चार करने के लिए मैदान में उतरते हैं, और ये जज्बा पाकिस्तानी फ़ौज में भरा पड़ा है। ऐसे एक निडर जवान का नाम कैप्टन जुनैद इरफान अब्बासी शहीद है। 26 बरस की उम्र में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की अलामत बनने वाले शहीद को सितारे बिसालत से नवाजा गया। बोल न्यूज़ की टीम के साथ नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली अवान यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर शहीद के वालिदैन के साथ मौजूद हैं। आइए आपको भी वहीं लिए चलते हैं। शोहदाए पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद शोहदाए पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है, और इसके साथ ही पूरी कौम को ये बावर कराना है कि शोहदा, उनकी फैमिलीज़ और उनकी यादगारों की तकरीम हम सब का फ़र्ज़ है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैप्टन जुनैद अब्बासी शहीद सितारे बसालत के घर पर, जहां उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि हालिया नाखुशगवार वाक़या जब हमने देखा कि शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए, बेहुरमती की गई, उस हवाले से उनके क्या एहसासात हैं और मुस्तकबिल के हवाले से वो कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर, आप कुछ कहिएगा। मैं तो समझता हूँ कि जो वाक़यात हुए हैं और जो शोहदा की बोर्ड्स के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ, और कौमी जो सैम्बल्स हैं उनके साथ जो हुआ, जिस तरह शहीद के कुतबे को तोड़ा गया, उसको लातें मारी गई, उस पर डंडे बरसाए गए, ये बहुत ही ज़्यादा जुल्म है और ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इसका प्रॉपर कोई रद्द अमल दे, और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी इस तरह की ज़रूरत न कर सके। क्योंकि ये हमारे सैम्बल्स हैं, आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी है तो पाकिस्तान है, और जिन शहादा ने कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी कुर्बानी के बायस हम अपने घरों में आराम की नींद सोते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आज़ादी का हम सांस लेते हैं। अगर उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया है तो ये बहुत जुल्म हुआ है, ये ठीक नहीं। फ्यूचर के हवाले से आप क्या कहेंगे? फ्यूचर के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने ये हरकत की हैं, ये जुल्म किया है, ये इंस्टॉलेशन के आर्मी इंस्टॉलेशन के साथ जो बर्बरियत हुई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी इस तरह की जरूरत न कर सके।
उनकी वालदा से बात करते हैं शहीद की। आप क्या कहेंगी कि ये जो आपने देखा 9 मई को सारा कुछ, और फ्यूचर के हवाले से कौम के आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। हम लोग को जो जिनके बेटे शहीद हुए हैं ये उन माँ बाप को पता है, जिनकी मतलब औलाद उनके मतलब जुदा हुई है उनसे। इस मुल्क की मतलब खातिर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं और उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। ये बहुत दुख और बहुत अफसोस की बात है जो इन्होंने किया है। अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस है। हमने शहीद के वालिदैन से बात की, आपने उनके एहसासात और जज्बात देखे। यकीनी तौर पर यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान एक तजदीद अहद का दिन है। ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि नफ़रतों और तलखियों को भुलाकर बतौर कौम हमें मोहब्बत, अमन और उम्मीद के साथ अपने शोहदा के साथ एक वालिहाना मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। शहीद के हवाले से बहुत सी रिवायात हैं। ये कहा जाता है नाजरीन कि शहीद, आपको पता है कि जब कोई एक दफ़ा जन्नत में जाएगा तो उसका वापस दुनिया में आने को दिल नहीं चाहता, लेकिन शहीद के हवाले से कहा जाता है कि वो ये कहेगा कि मुझे 10 बार भेजा जाए और मैं 10 बार शहादत का रुतबा पाऊँ। उसको इतना कुछ, इतने एजाज़ात हैं, इनामात हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो हमारे जो शहीद हैं वो हमारे सरों का ताज हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज हम यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मना रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस यौम शोहदाए तकरीम पाकिस्तान के हवाले से? क्या लोगों को किस तरह मनाना चाहिए? तकरीबात का इनेकाद तो किया जा रहा है, ज़रूरत किस अमर की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि आज की जो तकरीबात यौम तकरीम शोहदा के हवाले से पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं, उस सिलसिले में ना सिर्फ फ़ौजी तनसीबात के ऊपर या फ़ौजी मकामात के ऊपर इसकी सेलिब्रेट किया जाएगा, बल्कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारे और जो सिविलियन दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनको शोहदा के घरों पे जाके उनके वालिदैन से मोहब्बत, इज़हार क़दीत करना चाहिए, जो कि हमेशा सब करते भी चले आ रहे हैं। लेकिन आज के सिलसिले में जैसे मदर्स डे या फादर्स डे होता है, इस तरह आज शहीदों का दिन है तो उसको उसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि जैसे कि दूसरे त्यौहारों को, दूसरे दिनों को मनाया जाता है। पाकिस्तान आर्मी जो है, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया की ऐसी मायनाज फ़ौज है कि जो आगे बढ़कर शहादत को गले लगाने में फ़ख्र महसूस करती है। अगर मैं अपनी बात करूं या फ़ौजी अफसरों की बात करूं स्पेशली, तो हम जब डे 1 पे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की जो हमारी मेस है उसके अंदर रोल ऑफ ऑनर्स लगी हुई हैं। उन रोल ऑफ ऑनर्स में उन तमाम शोहदा के, उन तमाम सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर्स तक जितने नाम हैं जो शहीद हुए हैं, उनके रोल ऑफ ऑनर्स लिखे हुए हैं। ऐसे भी हैं जो कैडेट्स जिनका नाम लिखा हुआ है कि 2 दिन पहले पास आउट हुए हैं और तीसरे दिन जाके वो 65 या 71 वॉर के अंदर उन्होंने अपने जान का नजराना पैदा किया। वहाँ से जो शहादत का जज्बा लेके एक कैडेट ट्रेनिंग करता है, तो 2 साल के बाद जब पासिंग आउट के मौके पे ऊपर उन तमाम कैडेट्स की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी यूनिट्स को ज्वाइन करें कि जिनकी रोल ऑफ ऑनर के ऊपर, जिनकी रोल के ऊपर शोहदा के बहुत सारे नाम हों, तो शोहदा की यूनिट्स में जाना भी फ़ख्र महसूस करते हैं। इसी तरह जब वो अपनी यूनिट्स के अंदर जाके अपनी बहादुरी के किस्से नुमायाँ करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी ये अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि हम भी उन्हीं अफसरों की लिस्ट में शामिल हों कि जिनके नाम की वजह से उस यूनिट को मुमताज़ माना जाता है, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज अमन है, तो वो अपनी जानों को नजराना देने के लिए सबसे तगड़े होते हैं। मैं ये भी बताऊं कि जब CEOs या कमांडिंग ऑफिसर्स से, ये जवानों से पूछते हैं कि किसी भी ऑपरेशन पर जाने से पहले कि कौन जो है वो आगे बढ़ के, चूँकि ख़तरा ज़्यादा, तो वॉलंटियर कौन है, तो अब यकीन जाने कि 100% मैंने खुद कमांड की है, तो 100% लोग एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि सर हम सब जाने को तैयार हैं। और उसमें जब आप सबसे ज़्यादा फिजिकली फिट को जब अलग करते हैं कि ठीक है आज रात के ऑपरेशन में आप हमारे साथ चलेंगे, तो बाकी लोग बाकायदा रोने की हद तक होते हैं कि मुझ में क्या कमी है, कि सर मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं भी उसी तरह से लड़ सकता हूँ, मैं भी उस तरह जान दे सकता हूँ। तो उस तरह से करके जज्बा शहादत ऐसे होता है। और जब मैं देखता हूँ कि हमारे जैसे मेरा कोर्स है, हमारे जो कोर्स में से गेट टुगेदर होती है, तो जो शोहदा की फैमिलीज़ के साथ जिस तरह ऑफिसर्स, उनकी यूनिट के लोग उनके साथ ट्रीट करते हैं, तो बाकी भी अफसरों की ख्वाहिश होती है कि काश हमारी फैमिलीज़ भी इसी तरह से मुमताज़ होती हैं जैसे कि शोहदा की फैमिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज, बेसिकली जैसे कहा जाता है कि एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह के पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है, वो अपने शहीदों को ना कभी भूली है ना कभी भूलेगी। तो लिहाजा मेरे ख्याल में, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो अपने शोहदा को बुला देती है, या अनफॉर्चुनेटली जो 9 मई को जो भी इंसिडेंट हुए बहुत ही बदकिस्मत थे, उसकी जितनी मजम्मत
की जाए वो कम है, लेकिन शरपसंद नासिर उसमें शामिल थे। लेकिन उसमें सबसे जहाँ पे मेरा दिल रोया ज़ाती तौर पे, लेकिन वहाँ पे ये था कि जहाँ अगर 2 बंदे हमारी गाड़ी पे किसी ने पत्थर मारे तो 10 बंदे रोकने वाले भी थे। तो लिहाजा जो मर्जी कर ले पाकिस्तानी दुश्मन, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, वो पाकिस्तान आर्मी की जो जज्बा शहादत है, जज्बा जो अपनी कौम के लिए काम करने का एक जज्बा है, उसको कभी कमी नहीं आने दें, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो लिहाजा मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस वक्त तक एक सोल्जर पाकिस्तान आर्मी का जिंदा और सांस ले रहा है, मैं अपनी कौम को और अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल बेफिक्र हो कि अपने घरों में आराम करें, मज़े करें, अपने बिजनेसेस करें, क्योंकि पाकिस्तान फौज और आर्म फोर्सेस जिंदा हैं और बॉर्डर्स पे और अंदरूनी और बैरूनी तमाम दुश्मनों का अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगी, अगर अब जाहिर है आपने सर्व किया है, अगर आप कोई ऐसा वाक़या एक सुनाएं जो कि आपके पूरे करियर के दौरान आपको आज तक याद हो और उससे आप बड़े इंस्पायर और बड़े इंप्रेस होते हो, ये इसी शहादत के जज्बे को लेकर। देखिए, कारगिल की जंग के अंदर जो हमारी जवानी में 1999 के अंदर ये सब जब कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो पोस्ट के ऊपर जैसे एग्जांपल अगर हम 10 से 12 एक ऑफिसर और 10 से 12 हमारे जवान हुआ करते थे, तो उसमें जिस तरह से हम अटैक को रिपल्स कर रहे थे और इंडिया को हमने गले से पकड़ रखा था, तो उस वक्त भी जो कॉमरेडशिप है, जो ऑफिसर्स की और जो जवानों की आपस की मोहब्बत है, वो एक दूसरे को किसी सूरत भी किसी किस्म का कोई जो है वो नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। तो 12-13 जो हमारे जवान थे और एक ऑफिसर जैसे हम लोग थे, तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्पेशली जो ऑफिसर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खास करके बाकायदा लड़ाई हो जाती थी कि आप पीछे हट, जिस तरह आपको गोली लगेगी पीछे हट, और जवान जो ऑफिसर्स हैं वो जवानों से एक कदम आगे होते हैं। अगर आप देखें तो वॉर ऑन टेरर के ऊपर सिर्फ तकरीबन 10,000 शहादतें हम कर चुके हैं। तो सवात के अंदर, ये अर्सफल फाटा के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते रहे, तो पहला जो हल्ला बोला जाता है उसमें जो यंगस्टर्स जो ऑफिसर्स हैं, इवन मेजर्स एंड कर्नल्स तक, वो आगे बढ़ के सबसे पहली गोली या पहला छट्टा जो गोलियों का आता है वो अपने सीनों में बर्दाश्त करते हैं। ऑफिसर्स की मोहब्बत, ऑफिसर्स का जज्बा, ऑफिसर्स की बहादुरी को देखते हुए पीछे जवान जो कि इक्वली मोटिवेटेड होते हैं, उनके जो मोटिवेशन है वो 10 से ज़रब हो जाती है। तो आप जितने भी कार्रवाइयाँ आप देखें, जो कि वॉर ऑन टेरर के ऊपर काफ़ी मुश्किल था कि दुश्मन में तफरीक करना मुश्किल हो रहा था कि इसमें फ्रेंड्स कौन है और दुश्मन कौन, फ्रेंड्स एंड फो में तफरीक करना काफ़ी मुश्किल था, जिसकी वजह से हमने शहादतें भी उठाई, क्योंकि हम वेपन सीधा करके किसको मारें, अगर क्या अपने ही लोगों को, मासूम लोगों को तो नहीं मार रहे। और ये बुज़दिल हमेशा से क्राउड के अंदर गुम होने की कोशिश करते थे, औरतों और बच्चों को सामने लेकर आया करते थे, और जब उनकी इज्जत और तकरीम में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा लो करते थे, तो साथ ही वो गोलियों का छट्टा मारा करते थे। तो लिहाजा जो कॉमरेडशिप है ऑफिसर्स की और जवानों की पाकिस्तान फ़ौज के अंदर या दूसरी नेवी एयरफोर्स के अंदर भी वैसे ही है, मैं समझता हूँ उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर भी जब भी पाकिस्तानी कौम ने डिमांड की और जो अभी तक वॉर ऑन टेरर के अंदर चल रहा है, जैसे बलूचिस्तान है, जैसे फाटा है, और अब ये अंदरूनी तौर पर जिस तरह एक खलफशार पॉलिटिकल लेवल पे फैला हुआ है और जिसमें पाकिस्तान आर्मी के मुतल्लिक कुछ सोशल मीडिया पर थोड़ी सी कोई कैंपेन चलाई जा रही है, जो कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी कौम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें इंडियंस खास करके इन्वॉल्व हैं, जो कि जैसे जो फेक वेबसाइट्स के जरिए। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ये तो कुछ शरपसंद अनासर हैं और दुश्मन फिर ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा भी उठाता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कौम इस वक्त हमारी फ़ौज के साथ खड़ी है। और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि जब कोई भी डिसाइड करता है कि उसको फ़ौज को ज्वाइन करना है, तो शहादत का जज्बा उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। हालांकि इतनी सख्त आप लोगों की ट्रेनिंग है कि बहुत सारे लोग सोचते तो हैं लेकिन वो छोड़ के वापस आ जाते हैं, लेकिन जो कर जाते हैं उस जज्बे की तो क्या ही बात है। थोड़ा सा बताएंगे अपने अर्ली डेज के हवाले से, कैसे गुजरे आपके और क्या माहौल, क्या सूरत हाल थी? देखिए 1986 में मैंने खुद फौज जब ज्वाइन की थी, मेरे 16.5 साल उम्र थी, और ये कहना कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, बहुत कम रेशियो होता है, 1-2-3 होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा या तो नाजुक होते हैं या थोड़ा सा वो ट्रेनिंग से परेशान होते हैं। लेकिन अगर अब 450 की इंडक्शन अगर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में होती है तो शायद 2-3 होते होंगे जो शायद छोड़ने की बात करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और मेरे ख्याल में विदिन फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर वो वापस अपनी जगह पे होते हैं और माशाल्लाह से ट्रेनिंग बेहतरीन तरीके से वो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है इंतहाई टफ है। पीएमए की रैगिंग, पीएमए की जो ऑब्जेक्टिव, ये नहीं कि रैगिंग किसी को पनिशमेंट करना मकसद होता है, उनको फिजिकली हार्डन करना होता है ताकि आने वाले दिनों के अंदर वो हर तरह की जो फिजिकली सहूलतें हैं उसको बर्दाश्त कर सकें। अभी आप सियाचिन के अंदर देखें, आप अर्सवल फाटा के अंदर देखें, सवात के अंदर
देखें, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों पे देखें, आप रहने वाले हों कराची के या फॉर दैट मैटर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के, लाहौर के, मुल्तान के या पिंडी के, और आपको कहें बलूचिस्तान के क्रेविसेस के अंदर या सियाचिन की क्रेविसेस के साथ आपने फ़ाइट करनी है, तो उस तमाम हालात के लिए तैयार करने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में इंतहाई सख्त जिस्मानी और मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो जवानों की ट्रेनिंग करते हैं उसमें भी बहुत सख्ती जो है वो फिज़िकल की जाती है। तो वो जब ये ट्रेनिंग से बाहर निकलते हैं तो कुंदन बन के जब निकलते हैं तो उनके लिए ना पहाड़ कोई पहाड़ रहता है, ना सहरा कोई सहरा रहता है, ना कोई जो है बर्फ़ानी तोदे रहते हैं। वो सिर्फ एक ऑपरेशनल ज़मीन होती है कि जिसके अंदर में मुल्क कौम की खिदमत करने की खातिर, शहीद होने की खातिर, एक गाजी बनने की खातिर, एक अपने वालिदैन की, अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी रिप्यूट कमाने की खातिर कि जिसके लिए हमारी फैमिलीज हमें भेजती हैं। मेरा एक बेटा है और एक सिंगल औलाद होने के बावजूद मैंने अपने बेटे की चॉइस की कि वो भी फ़ौज में जाए। मैं 2 साल पहले रिटायर हुआ और अब माशाल्लाह से वो सर्विंग कैप्टन है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके लिए भी दुआ है कि जैसे बाकी बच्चों की तरह उसको भी अल्लाह ये तौफीक दे। आज हम जो सांस ले रहे हैं, मैं जिंदा हूँ, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं राज़ी हूँ। जैसे कि आपने ब्रिगेडियर साहब अभी वो भी उसको गाज़ी करे माशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे क्या बताएगा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपका एक ही बेटा माशाल्लाह वो भी अब आर्मी को सर्व कर रहा है, तो माएँ पाकिस्तानी है, ये हमारा अभी जो तराना है वो भी रिलीज़ किया गया है। माएँ बड़ी सेंसिटिव होती हैं बच्चों को लेकर, अपनी औलाद को लेकर, और जब बेटा भी एक ही हो तो फिर माएँ ज़रूर सोचती हैं कि यार मतलब ऐसे कैसे, बड़ी सख्त ट्रेनिंग है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो जज्बा फ़ौजी जवानों के अहले खाना का है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह आप तैयार हैं, एक ही बेटा मैं भेजने को तैयार हूँ, माएँ भी ऐसी होती हैं। थोड़ा सा ज़रा बयान करेंगे माओं की फीलिंग्स, क्योंकि आपके तो घर में है। देखिए, माओं के जज्बे को तो आप कोई अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। माँ तो पत्नी अजीब ही कोई रिश्ता है। इसी तरह बाप भी है, लेकिन बाप चूँकि एक्सप्रेस नहीं करता है तो बाप थोड़ा पीछे रह जाते, माँ आगे आ जाती है। लेकिन जब हम खुद ऑपरेशंस में हुआ करते थे तो मेरी मिसेस को शायद इतना नहीं होता होगा, लेकिन अब जब खुद का बेटा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, मैं खुद बाप होने के नाते शायद मैं अपना एक्सप्रेस ना करता हूँगा, लेकिन फ़िक्र तो होती है माँ बाप को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये भी बताऊँ कि अपनी सर्विस को मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। मुल्क भर में ज़बरदस्त अंदाज में बच्चे बड़े सभी शोहदा को इस वक्त खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनकी यादगारों पर जा रहे हैं, वहाँ पर फातिह ख़ानी की जा रही है, कुरान ख़ानी भी कराई जा रही है और सलामी भी दी जा रही है। इस हवाले से हम आपको गाहे बगाहे अपडेट भी करते रहेंगे। और अभी मैं चाहूँगी कि आपको सेंट्रल जेल कराची की सूरत हाल से आगाह किया जाए, जहाँ पर कैदियों को जो सहूलत दी जा रही है जिसके वो मुस्तहिक हैं, वहाँ पर कैंप्स लगाए जाते हैं मेडिकेटेड। मैं वहाँ पर गई थी, वहाँ पर क्या सूरत हाल पेश आई आप भी मुलाहिजा कीजिए। जी, मैं इस वक्त सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हूँ और यहाँ पे इर्द गिर्द आपको मेरे देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि जो सेहत है वो सबका बुनियादी हक है, सभी को ये हक मिलना चाहिए, तो कैदी से क्यों महरूम रहें। तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है डॉक्टर्स की जानिब से। यहाँ पर डेंटल एक कैंप लगाया गया है जिसमें वो कैदी जिनके दांतों के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सबसे लंबा कैंप यहाँ पर लगाया गया। अदरवाइज़ यहाँ पे कैंप्स लगते रहते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं, कोई 20 दिन की, कोई 10 दिन की, और इन कैदियों के इशूज़ को सुना जाता है और उनको मेडिसिन दी जाती है। लेकिन अभी जो कैंप लगा है वो डेंटल कैंप है, सबसे लंबा कैंप है। आप जानते हैं कि दांत की तकलीफ़ जिसको हो रात में सोने नहीं देती, शदीद तकलीफ़ होती है, तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर ये सारे कैदी जिनके दांतों के इश्यूज़ देखे जा रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह यहाँ पर ये नूर डेंटल क्लिनिक वालों की तरफ से कैंप लगाया गया है और नूर कैंप में किस तरह पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, आइए आपको दिखाती हूँ। जी, ये अभी आप कैंप के अंदर का माहौल देख सकते हैं। यहाँ पे इक्विपमेंट ज़बरदस्त एडवांस इक्विपमेंट इनके पास मौजूद है
और ये जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, कैदी हैं, इनके दांत भी निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या रूट कैनाल, फिलिंग, क्या क्या यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं डॉक्टर साहब से भी बात करूँगी, लेकिन उससे पहले जो कि ज़रूरी है वो है जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेना कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, वो किस तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि DSP हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यूसुफ साहब, कहिएगा, ये कैंप यहाँ पर सबसे लंबा कैंप है, कैंप लगते रहते हैं, क्या माहौल होता है, आप लोग किस तरह इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले डॉक्टर का और नूर डेंटल क्लिनिक वालों का थैंक्स कहूँगा कि सबसे लंबा कैंप इनका यहाँ पे लगा है डेंटल इश्यूज़ के हवाले से। हमारे पास आई कैंप भी लगे हैं, वो एक दिन आए, चेक किया, दवाई दी और चले गए। स्किन कैंप आया, वो मखसूस पूरी जेल को कवर नहीं हुआ जितना लंबा ये कैंप चल रहा है। और जो इश्यूज़ है हमारे पास, बहुत सारे हाई प्रोफाइल्स प्रिजनर्स भी हैं, तो हमें हर किस्म के कैदी को आसानी से हम बाहर भी नहीं भेज सकते। कुछ चीज़ों में हमें इश्यूज़ ये हैं कि परमिशन लेनी पड़ती। कैंप लगने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि वो तमाम प्रिजनर्स जो इस तकलीफ़ में मौजूद थे और जिनको हम आसानी से बाहर नहीं भेज सकते थे, वो कैंप के अंदर आने से दांत निकल भी रहे हैं और लग भी रहे हैं और ट्रीटमेंट भी हो रहा है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव इनका है। इसमें ख़वातीन भी आई हैं, मैं इन सबका भी थैंक्सफुल हूँ कि ये लोग भी डरते डराते आए थे, लेकिन हमने इनको कहा कि आप बिल्कुल मुतमईन होकर आएँ, आप जेल में आएंगे तो वो माहौल नहीं मिलेगा। बाहर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जेल एक बड़ी ख़तरनाक जगह है और जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ खून खार बैठेंगे। नहीं, हमने वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े, असल में खबरों में सुनते हैं ना, समटाइम जेल में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात बहुत आगे तक निकल जाती है, अब आग लग गई और पता नहीं क्या क्या हो गया, इसलिए थोड़ा सा लोगों में खौफ होता है। यहाँ पर जो पेशेंट्स मौजूद है, थोड़ी सी तरह उनसे भी बात करते हैं और जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर जो पेशेंट्स आपको मिल रहे हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या हैं उनकी? ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उनकी एक्सट्रैक्शन के, दांत में दर्द वगैरह काफ़ी टाइम से, और उनकी दांतों की सफाई भी काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। तो वो यही शिकायत करते हैं कि दांतों के दर्द के लिए वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि इनकी दांतों की ख्याल वगैरह के लिए और इतनी सहूलत नहीं है जो कि हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नसीर अहमद। नसीर साहब, आपका मसला क्या था? मेरे दाढ़ में तकलीफ है। तो दाढ़ निकल रही है आपकी? सर दाढ़ निकालना नहीं चाह रहा हूँ, बोले दाढ़ निकाल रहे हैं, मैंने बोला कोई दवाई लगा रहे हैं, सही था, सफाई कर लेते हैं। वैसे यहाँ जो इलाज मुहैया है, दिया जा रहा है आप लोगों को, आप उससे मुतमईन हैं? जी सर, बहुत मुतमईन है। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है, जो पेशेंट्स हैं वो भी मुतमईन है। एक मरीज़ ये भी है, इनसे भी एक बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या मसला था? दांत निकलवा रहे हैं? तो जो जिस तरीके से डॉक्टर साहबा आपका काम कर रही हैं, मुतमईन हैं आप? तमीम है। बहुत अच्छी बात है। दांत निकलवा रहे हैं या फिलिंग करा रहे हैं? दांत निकाले भी हैं और अभी रूट कैनाल हो रहा है। अच्छा, रूट कैनाल हो रहा है, चलिए बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रूट कैनाल में तो एक्सरेज और इसके अलावा कैप और बड़ा कुछ चाहिए होता है, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास? जी, यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। एक्सरे भी हम लेके आए हैं अपने साथ, और ये जो इनके 2 से 3 विजिट्स होते हैं रूट कैनाल में। 2-3 दिन पहले हमने फर्स्ट विजिट किया था और अभी इनका फाइनल हो रहा है। तो आज इनकी रूट कैनाल फाइनल हो जाएगी और फिर हम इसके बाद कटिंग करके इनके हम कैपिंग कर दे देंगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। जी, ये सारा आपने देखा, यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ये कैंप चल रहा है। सारी यहाँ पर सर्विसेज इनको जितने भी कैदी हैं उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स भी हैं, इसके अलावा सब कुछ आप देख रहे हैं, इक्विपमेंट इनके पास एडवांस मौजूद है। और ये सब कुछ अगर हो रहा है तो वो सिर्फ एक शख्सियत है हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अली, जिनकी वजह से, जिनकी सुपरविजन में ये सारे डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, कैंप चल रहा है। सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? ये आइडिया ऐसे आया सरिश कि मैंने किताब लिखी थी सैल्यूटोजेनिक अप्रोच टू ओरल हेल्थ प्रमोशन, जिसमें ये था कि डेंटल हेल्थ सबके लिए, जो प्रिजनर्स हैं, जो बाहर हैं, जो अमीर हैं, गरीब हैं, ये सब के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक सेटिंग बेस्ड अप्रोच मैंने बनाई कि क्यों ना हम डेंटल हेल्थ एक ऐसी सेटिंग में करें जहाँ पर हेल्थ प्रमोटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। रोज़ाना की बेस पे 50 से 60 मरीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि दांत लगा भी रहे हैं। पहली दफ़ा है पाकिस्तान में कि कोई फिक्स दांत डेंटल कैंप के अंदर जेल की ऐसी जगह में कोई मुझे पता नहीं क्यों ये फील होना शुरू हो गया कि डेंटिस्ट्री इतनी महंगी नहीं है, सस्ती है, तभी सबको मिल रही है। 2 चीज़ें मेरे जहन में हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये फ़ंड्स आपने खुद से अरेंज किए हैं या कैसे पॉसिबल हुआ है ये, क्योंकि फ्री में तो नहीं हो सकता, मतलब जाहिर है इसकी आपकी एफर्ट्स होंगी आपकी, इसके पीछे वो क्या है अगर आप बताना चाहें? देखिए, मैंने हमेशा पैसे को एक बाई प्रोडक्ट समझा है। डेंटिस्ट को लोग समझते हैं कि अगर डेंटिस्ट्री एक डेंटिस्ट बंदा है तो वो बड़ा अमीर होगा। मैं आपको हल्फन ये कह रहा हूँ कि तमाम फंडिंग हमारी क्लिनिक की अपनी है।
ये जितने भी लोग इधर खड़े हुए हैं ये अपनी सैलरी से, जिस दिन मैंने कैंप अनाउंस किया उस दिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर अली इस महीने की सैलरी हमें नहीं चाहिए, आप उस फंड में, इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के, इस इन्फ्लेशन के दौर में आप जो है ना हमारी सैलरी में से ये पैसे दें उस फंड में जो आप डेंटल कैंप कर रहे हैं। हम ये डेंटल कैंप को कामयाब करना है। बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये दरख्वास्त करूँगी हुकूमत सिंध से कि अगर यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, क्योंकि मैंने बाहर देखा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो प्लीज़ यहाँ पे स्पेशलिस्ट ज़रूर जो है वो डिप्यूट किए जाएँ, यहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाएँ जो कि यहाँ पर आके इन पेशेंट्स का ख्याल रख सकें। फिर इस तरह के कैंप्स देखिए, अभी तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया डॉक्टर अली ने। समटाइम इंसान दूसरे कामों में बिजी होता है, इस तरह जल्दी इनिशिएटिव नहीं ले पाता, तो जो अंदर पेशेंट्स मौजूद है वो सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी ऐसे स्टेप्स लिए जाएं। अभी यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अली हैं, इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच। जी, मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। ये मेडिकल कैंप जो यहाँ पर लगाया गया था वो आई थिंक सो लगते रहने चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के कैदी होते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो फेस कर रहे होते हैं। अंदर हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है जो कि वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन था, जैसे कि मैंने बात भी की। तो अल्लाह करे वहाँ पर कोई ऐसे स्पेशलिस्ट भी डिप्यूट कर दिए जाएँ, डॉक्टर्स लगा दिए जाएँ कि इन कैदियों को ज़्यादा तकलीफ़ में ना रहना पड़े और इनका इलाज इनको बर वक्त वहाँ पर मिल जाए। लेकिन ये कैंप बड़ा अच्छा कैंप था, लंबा कैंप था, और वहाँ पर यही कैदी दरख्वास्त कर रहे थे कि इसको और लंबा कर दिया जाए ताकि सभी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात करते हैं हम स्पीच थेरेपी के हवाले से। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को जल्दी वो बोल नहीं सकते, उनको बोलने में कुछ टाइम लग जाता है, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि आखिर वजह क्या है कि बोल नहीं रहा बच्चा, और 1.5 साल बाद 2 साल बाद बोलना शुरू करता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि लोग हमें रिकमेंड करते हैं किसी स्पीच थेरेपी के लिए डॉक्टर से आप मिलें और उनसे कंसल्टेशन लें। तो इस वक्त मई का महीना दुनिया भर में क़ुव्वत गोयाई और बेहतर समात से मुतालिक आगाही का महीना है। इस माह हर साल गोयाई और समात के मसाइल से मुतालिक आगाही फराहम की जाती है, और यही वजह है कि हमने एक डॉक्टर साहिबा को भी दावत दी है जो कि इस वक्त हमारे साथ है, डॉक्टर अनम मदानी। डॉक्टर अनम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में ये रुझान है, लोग आते हैं मतलब उस तरीके से, वरना कुछ लोग तो डरते हैं ना, नहीं कोई मसला नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा, या फिर पेशेंट्स में अवेयरनेस है और वो आते हैं आपके पास किसी भी एज के हिस्से में हो? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ये फील्ड थोड़ी न्यू है तो लोगों को इतना पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन जिनको पता है और जो डॉक्टर्स हमारे पास रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को, तो वो तादाद भी अच्छी खासी है। यानी कि अगर मैं कहूँ अवेयरनेस हो जाए तो बहुत ही लोग आ जाएंगे, बट अभी भी इस तरह से है कि हम पूरा दिन काम करते हैं और हमारे पास वेटिंग लिस्ट चल रही होती हैं, तो पेशेंट्स तो बहुत हैं। अच्छा, पेशेंट्स बहुत हैं। अब ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। आपने अभी जिस तरह के आप बता रही हैं कि वेटिंग एरिया भरा होता है, किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? बच्चे ज़्यादा आते हैं, बड़े ज़्यादा आते हैं, क्या सूरत हाल होती है? अच्छा, सो देखिए, ये फील्ड बेसिकली बच्चों से लेके बड़ों तक सबको डील करती है। इस फील्ड के ना सब आ जाते हैं, यानी कि एक नौमौलूद बच्चा भी होता है इसमें, और इसमें एक 90 ईयर्स या 85 ईयर ओल्ड को भी हम डील करते हैं। सो वास्ट वैरायटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं इसके अंदर। बच्चों के अंदर हम ज़्यादातर उन पे काम करते हैं जिनको बोलना नहीं आ रहा होता, अपने उम्र मुताबिक वो नहीं बोल रहे होते, यानी कि 3 साल का बच्चा हो गया है और अब तक उसने बातें करना शुरू नहीं की हैं, तो उनके साथ काम होता है। हम इसके अलावा जो तुतलाते हैं या हकलाते हैं, स्टटरिंग और स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स को बोला जाता है, तो ये बड़ों में हो चाहे बच्चों में हो, हम इनके साथ भी डील करते हैं। इसके अलावा अगर वॉइस डिसऑर्डर्स हों, यानी कि आपकी आवाज़ आपकी जिन्स और उम्र मुताबिक नहीं है, तो भी उनके साथ काम किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के अंदर करते हैं। डॉक्टर अनम, मैंने ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स देखे हैं जो कि मतलब एक अच्छी खासी एज में आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हकलाते हैं और बड़ा एम्बैरस फील करते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है, क्या वजह है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते या स्पीच थेरेपी नहीं लेते? मतलब वो शर्माते हैं, इंसल्ट फील करते हैं, वजह क्या होती है? आपको क्या समझ आई है? देखिए, आई वुड से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों को इतना पता नहीं है कि इसका भी इलाज होता है। लोग समझते हैं कि ये बिकॉज वो हेजिटेट कर रहे हैं या वो कॉन्फिडेंस की कमी है इस वक्त ला रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि उनको ये नहीं पता कि इसका भी हल है, इसकी भी थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट होता है इसका। अच्छा कोई ऐसी एज होती है कि जिसके बाद इसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं होता, ख़ास तौर पे वो लोग जो हकलाते हैं?
मैं कहूँगी कि देखिए अगर बच्चा 5 साल से पहले की उम्र तक हकला रहा है तो दिस इज़ फाइन। इसको हम नॉर्मल डिसफ्लुएंसीज बोलते हैं कि हर बच्चा इस उम्र से गुजरता है तो उस पर हम इतना अटेंशन नहीं देते। लेकिन अगर 5 साल तक आपकी स्टटरिंग बरकरार रहे और ये किसी भी उम्र तक बरकरार रहे तो हम बिल्कुल थेरेपी कर सकते हैं। ये मसला ज़रूर पेश आता है कि अगर जितना लंबा आप जितनी देर से आए उतना टाइम लगता है इसको डील करने में, इसको हल करने में, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर एक बंदा 20 या 30 साल से हके तो वो फौरी तौर पर ठीक है। डॉक्टर अनम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।